नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रुक करेंगे इस वक्त की खबर का, बड़ी खबर के साथ है। रुक करेंगे घर का बुलडोजर जिस तरीके से गिराए जाने का मामला पहुंचा है हाई कोर्ट और हिंसा के आरोपी जावेद पम के घर पर बुलडोजर चला था। अधिवक्ता मंच ने चीफ जस्टिस को लेटर पिटीशन भेजी है। याचिका में कहा गया कि मकान उनकी पत्नी परवीन फातिमा के नाम है। परवीन फातिमा के पिता ने गिफ्ट किया था। मकान पर कानूनी और मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक पति का कोई हक नहीं है। याचिका में कहा गया है रात में बैकडेट में नोटिस चस्पा किया गया और याचिका में मांग किया गया है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। परवीन फातिमा को मुआवजा देने की भी मांग की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि परवीन फातिमा के पिता ने मकान गिफ्ट किया था। पंप की पत्नी है परवीन फातिमा और मकान पर कानूनी और मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक पति का कोई हक नहीं है, ये कहा गया है याचिका में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ है हमारे सहयोगी शोएब रिजवी हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। शोएब, अब जिस तरीके से जो कार्रवाई की गई प्रयागराज में, उस पर एक नया मोड़ सामने आया है और ये कहा गया कि दरअसल घर तो परवीन फातिमा के नाम था, उसमें पति का कोई हक नहीं है। तो अब जो कार्रवाई की गई है उसके मुआवजे की मांग की जा रही है। बिल्कुल, एक लेटर पिटीशन है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजा गया है। कुछ करीब 6 के करीब वकील हैं, उनकी तरफ से ये पिटीशन दायर की गई है और उसमें जो जावेद पम के मकान पर बुलडोजर की जो कार्रवाई की गई है उसके खिलाफ ये याचिका है कि जिस मकान पर कार्रवाई की गई है वो दरअसल जावेद पम का नहीं बल्कि उनकी पत्नी का है और ये उनको उनके परिवार से यानी जावेद पम की पत्नी के पिता ने उनको गिफ्ट में दिया था ये जमीन। तो इसलिए इस जमीन पर किसी तरह का जावेद का अधिकार नहीं था, लेकिन बावजूद इसके आनन फानन में नोटिस चस्पा करके इस तरह की कार्रवाई की गई है, जिसके खिलाफ ये लेटर पिटीशन दी गई है। अब इस पर क्या रुख होता है कोर्ट का, इसका भी इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर है कि इसमें जो डिमांड की गई है वो यही किया गया है कि गलत तरीके से कार्रवाई की गई है, इसलिए इसमें इस कार्रवाई में जो अधिकारी शामिल थे उनके खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई की जाए बल्कि मुआवजा दिया जाए और मकान बनवा करके दिया जाए, इस तरह की डिमांड की गई। शोएब, लेकिन इसके साथ ही जिस तरीके से बताया जा रहा है कि दरअसल जो नोटिस चस्पा की गई थी उस पर कार्रवाई करने के लिए पहले से ही पीडीए ने तैयारी कर ली थी और इस पर जवाब भी मांगा गया था पंप की तरफ से, लेकिन उस पर जब जवाब नहीं दिया गया तो ये कार्रवाई की तैयारी पहले से ही सुनिश्चित थी, लेकिन अब उस पर भी सवाल उठने लगे हैं। बिल्कुल, इसमें भी ये महत्वपूर्ण पहलू है कि जो नोटिस चस्पा की गई है उस पर भी उनकी तरफ से जो पिटिशनर हैं उनकी तरफ से कहा गया कि एक पहले तो नोटिस जो चस्पा की गई वो बैकडोर में गलत तरीके से बनाई गई है। उनको एक रात पहले ही ये नोटिस चस्पा की गई, शनिवार की रात को चस्पा की गई। इसके पीछे की कार्रवाई पर भी उन्होंने सवाल उठाया कि इस तरह की कोई कार्रवाई या सूचना उन लोगों को नहीं दी गई थी। दूसरा ये कि नोटिस जिसका भवन है उसको देनी चाहिए थी अगर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी थी। जावेद पम को नोटिस देने का मतलब ही इसी बात का विरोध भी किया है कि ये नोटिस उनको दी गई है, जबकि जावेद पम का जब वो मकान नहीं है तो उस मकान पर नोटिस चस्पा करके उस मकान को जावेद का बताकर गिरा देने पर ही सवाल उठाया है पिटिशनर ने और इसी को लेकर के ये पिटीशन हुई है। बिल्कुल शोएब, लेकिन ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है जिस तरीके से कार्रवाई की गई है और अब ये जो नया मोड़ सामने आया है इसमें अब अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है पिटिशनर की तरफ से। ऐसे में अगर वहां के वर्तमान हालातों का जिक्र करते तो कैसे हालात हैं? बिल्कुल, चूंकि अब कार्रवाई के बाद पूरी तरीके से जो मकान था उसको ध्वस्त कर दिया गया है और वहां पर बाकायदा खुद जिलाधिकारी और एसएसपी जब कार्रवाई कंप्लीट हो गई तो खुद वहां पर पहुंचे, उन्होंने मीडिया से बात भी की और इस कार्रवाई पर एक तरह से उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, इस तरह की तमाम बातें कही हैं, लेकिन अब जब पिटीशन आ गया है तो अब पिटीशन में कोर्ट का क्या रुख होता है, क्योंकि ये देखने वाली बात होगी। उत्तर प्रदेश से वहां से क्या कुछ आता है ये देखने वाली। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए शोएब। और यूपी के 9 जिलों में हुए हिंसा मामले में 13 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसके तहत लगातार हो रही गिरफ्तारियां। सीएम योगी ने अपर मुख्य सचिव गृह को सख्त निर्देश दिए हैं, किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाए। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है बातें।
यूपी हिंसा मामले में अब तक 325 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो बड़ी कार्रवाई की गई है। 325 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है और यूपी के 9 जिलों में हिंसा हुई और उस मामले में अब तक 13 एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह निर्देशित कर दिए हैं अधिकारियों को कि किसी भी सूरत में दोषियों को बख्शा नहीं जाए, सख्त कार्रवाई की जाए। अपर मुख्य सचिव गृह को सख्त निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी को यह सख्त निर्देश दिए गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से और कहा गया है कि किसी भी सूरत में कोई दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए। अब तक 325 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं यूपी हिंसा मामले में। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में 9 जिलों में हिंसा हुई थी और उस मामले में लगातार प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कार्रवाई भी की जा रही है और लगातार सरकार सख्त नजर आ रही है। हालांकि कार्रवाई पर तमाम विपक्षी दलों की तरफ से सवाल भी उठाए जा रहे हैं और प्रयागराज हिंसा मामले में जिस तरीके से मुख्य साजिशकर्ता, मुख्य आरोपी पंप पर कार्रवाई हुई, उसके घर को बुलडोजर ने ढहा दिया। अब उस पर भी तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं और अब मुआवजे की बात कही जा रही है। दरअसल बताया जा रहा है कि प्रयागराज हिंसा मामले में मुख्य आरोपी का जो घर ढहाया गया है वो पंप के नाम नहीं बल्कि उसकी पत्नी के नाम था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सिद्धार्थ सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। सिद्धार्थ, बड़ी कार्रवाई की गई है, अब तक 325 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सीएम योगी सख्त नजर आ रहे हैं। अपर मुख्य सचिव गृह को सख्त निर्देश भी दिए हैं कि किसी भी सूरत में कोई दोषी बख्शा नहीं जाए। जी बिल्कुल योगेश, आपको बता दें 325 लोगों को अभी तक गिरफ्तारी हो गई है। ताबड़तोड़ गिरफ्तारी की जा रही है पूरे प्रदेश में। कहीं ना कहीं सीएम पूरी तरीके से सख्त हैं और अब देखना ये है कि अभी और लोगों को चिन्हित किया जाएगा और लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सीएम ने साफ शब्दों में कहा है कोई निर्दोष नहीं पकड़ा जाना चाहिए, जो दोषी है उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो कहीं ना कहीं चाहे प्रयागराज की बात कर लें, चाहे सहारनपुर, चाहे अम्बेडकर नगर, ताबड़तोड़ दबिश दी जा रही है और छापेमारी की जा रही है। और ये भी चेक किया जा रहा है कोई राजनीतिक कनेक्शन नहीं था। और एक सबसे बड़ी चीज ये जो मॉब इकट्ठा हुआ था, जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, उसमें से जो वहां के लोग हैं वो लगातार कर रहे हैं, कुछ लोग बाहर ही आ गए थे। इस चीज की भी जांच कराई जा रही है और मैकेनिज्म के माध्यम से पूरी जांच कराई जा रही है, कहीं कोई चूक न रह जाए। और पुलिस मुख्यालय भी लगातार इस पे अपनी नजर बनाए हुए है। जैसे जितनी कार्रवाई होती है उसको पुलिस मुख्यालय लगातार उसको देखता है और तुरंत वहां से इसको देखा जाता है क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से यूपी अलर्ट में है, पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव मूड में है। किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सीएम ने साफ शब्दों में कह दिया है। जी सिद्धार्थ, बड़ी चुनौती है क्योंकि अभी भी किस तरीके से कुछ लोगों की तरफ से सोशल मीडिया पर यह डाला जा रहा है, बयान दिया जा रहा है कि आने वाले शुक्रवार को एक बार फिर से नमाज करने के बाद प्रदर्शन किया जाएगा। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भले ही सख्त निर्देश दिए गए हैं लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बड़ी चुनौती होगी। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर नजर बनाए रखना, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जिस तरह सख्ती करना, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। ठीक, पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, फूड पेट्रोलिंग हो रही है और लगभग पेट्रोलिंग की जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन जब तक आप सोशल मीडिया पर नजर नहीं बनाएंगे, सोशल मीडिया पर सख्ती नहीं करेंगे, जितनी भी बार हिंसा हुई यूपी में दो शुक्रवार में, उससे सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि सोशल मीडिया। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर सख्ती करनी होगी। जो ऐसे लोग हैं जो लगातार लोगों को भड़का रहे हैं, इन लोगों के ऊपर सख्ती करनी होगी। और एक चीज ये है, ये पुलिस से कभी कभी एक कदम आगे चलने लगते हैं। जैसे प्रयागराज की बात कर लें, इन्होंने छोटे छोटे बच्चों को आगे कर दिया था। ये सब एक पूरी तरीके से पहले से एक प्री प्लान था। ये कोई एक घंटे में प्लान नहीं बनाया गया था, ये खुद एडीजी बोल रहे थे। तो ये पूरी तरीके से प्री प्लान था। तो इसके ऊपर सख्ती करनी होगी, आपको सोशल मीडिया पर सख्ती करनी होगी और जैसी सख्ती करनी होगी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और उठता है, फिर लोकल इंटेलिजेंस ब्यूरो एलआईयू का क्या काम होता है? वो भी तमाम सारे जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में मुस्तैद होते हैं और खासतौर पर इस तरीके के संवेदनशील जगहों पर जब उनकी मुस्तैदी होती है तो उनका काम क्या होता है? फिर वो अपने काम पे क्यों इतना हिला हवाली, उनको ये खबर क्यों नहीं लग पाती कि ऐसी घटनाएं होने वाली हैं, ये प्री प्लान तैयार हो रहा है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जब आपको पता था सब कुछ अलर्ट मूड पे, तो एलआईयू की पूरी जिम्मेदारी थी। जैसे वहां के लोग कह रहे हैं कि बाहरी लोग आए थे, तो एलआईयू का तो मूवमेंट होता है, एलआईयू के तो लोग होते हैं, उनको पता होना चाहिए कि कौन बाहरी आ रहा है। और दूसरी बात, आप लगातार पीस कमेटी से मीटिंग कर रहे थे, तो जो लोग आए होंगे वो एक दिन पहले आए होंगे या कुछ घंटे पहले, ऐसा तो नहीं कि तुरंत आ गए। तो आपको एलआईयू को एक्टिव मूड में रखना चाहिए और इसका पूरा प्लान, तो कहीं ना कहीं सवाल ये भी खड़े होते हैं। और एक्टिव रहने की बात जिस तरीके से सीएम योगी कर रहे हैं, उसी तरीके से अधिकारियों को एक्टिव मोड पर रहने की जरूरत भी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए सिद्धार्थ।
रुक करेंगे अब अयोध्या का, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। महंत को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास की पोस्ट पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिला प्रशासन ने यह प्रतिबंध लगाया है। माहौल खराब करने वाली पोस्ट पर प्रतिबंध लगाया गया है। बड़ी खबर अयोध्या से। बीते दिनों अयोध्या में मुस्लिम समाज ने जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया था। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने की शिकायत भी दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन की तरफ से यह बड़ा और सख्त कदम उठाया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर बैन लगाया गया है और माहौल खराब करने वाली पोस्ट पर यह प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। बीते दिनों अयोध्या में मुस्लिम समाज ने एक ज्ञापन दिया था जिला प्रशासन में, जिसमें आपत्तिजनक पोस्ट का हवाला दिया गया था और उसके बाद अब जिला प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की है। अयोध्या जिला प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए आपको बता दें कि महंत को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। उनके पोस्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हनुमानगढ़ी के महंत हैं राजू दास, जिनके पोस्ट पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास की सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला प्रशासन ने यह प्रतिबंध लगाया है। बड़ा सख्त कदम माना जा रहा है। माहौल खराब करने वाली पोस्ट पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये बड़ी खबर अयोध्या से। आपको बता दें कि जिस तरीके से बीते दिनों अयोध्या में मुस्लिम समाज ने एक ज्ञापन दिया था जिला प्रशासन को और ज्ञापन में कहा गया था कि आपत्तिजनक पोस्टें की जा रही हैं और उसको लेकर के जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया मामले को और संज्ञान लेते हुए ये बड़ा कदम उठाते हुए महंत राजू दास की पोस्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। कहीं मत जाइएगा, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और रुक करेंगे उत्तराखंड का। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से। ऋषिकेश के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। थोड़ी देर में सीएम धामी ऋषिकेश पहुंचेंगे। माधव सेवा विश्राम सदन का भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम निर्धारित है। भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे सीएम धामी। माधव सेवा विश्राम सदन का सीएम आज भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। या तो अब से थोड़ी ही देर में सीएम धामी ऋषिकेश पहुंचेंगे और ऋषिकेश पहुंचकर माधव सेवा विश्राम सदन का भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से। ऋषिकेश दौरे पर सीएम धामी रहेंगे और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीरज राणा हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। नीरज, आज जिस तरीके से ऋषिकेश दौरा है सीएम धामी का, क्या कुछ कार्यक्रम निर्धारित हैं? नीरज, चलिए संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो ऋषिकेश के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे आज और अब से थोड़ी देर पर ऋषिकेश पहुंचेंगे और वहां पर माधव सेवा विश्राम का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। माधव सेवा विश्राम सदन का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। अब से थोड़ी देर में पहुंचेंगे ऋषिकेश। ऋषिकेश दौरे पर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे और इसके साथ ही अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। थोड़ी ही देर में सीएम धामी ऋषिकेश पहुंचेंगे और वहां पर माधव सेवा विश्राम सदन का भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ऋषिकेश के दौरे पर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। अब से थोड़ी देर में सीएम धामी पहुंचेंगे ऋषिकेश। और एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज राणा हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। नीरज, क्या कुछ कार्यक्रम है पुष्कर सिंह धामी के जो कि आज की मुख्यमंत्री का दौरा है और ऋषिकेश बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, बता दूंगा कि संस्थान दौरा जो है ऋषिकेश एम्स के पास जो है एम्स में ऋषिकेश में जो मरीज आते हैं उनके रिश्तेदारों के लिए 400 बेड का जो है गृह वहाँ पे खोला जा रहा है, जिसमें जो है ऋषिकेश एम्स के पास जो है यहाँ पे इसका शिलान्यास होना जो पुष्कर सिंह धामी जो इसको शिलान्यास करेंगे। बिल्कुल, इसके साथ ही और अन्य कौन से कार्यक्रम हैं? क्या वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात या बैठक का कोई सिलसिला?
बिल्कुल, जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे जब पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, तो उसके बाद कुछ भाजपा कार्यकर्ता जो वहाँ पे मिल सकता है, लेकिन फिलहाल जो कार्यक्रम है वो शिलान्यास के फिलहाल यहाँ पे कार्यक्रम है। आपसे कितनी देर में पहुंचेंगे सीएम धामी और कितने बिल्कुल, बजे का कुछ ये कुछ कार्यक्रम निर्धारित है? साढ़े दस बजे का टाइम है, लेकिन 10:30 पौने 11 बजे तक जो यहाँ पे पहुंच सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए नीरज। देहरादून का रुख करेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री आवास पर आज बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होनी है। बीजेपी विधायकों की बैठक में सत्र को लेकर रणनीति बनेगी। कल से शुरू हो रहे विधानसभा बजट सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। बैठक में फ्लोर मैनेजमेंट और विपक्ष के सवालों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। शाम 7 बजे मुख्यमंत्री आवास पर बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होनी है। बैठक के लिए पार्टी के सभी मंत्री और विधायकों को निमंत्रण दिया गया है। तो बीजेपी विधायक मंडल की बैठक आज होनी है। शाम 7 बजे ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होनी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभय कैतुरा हमारे साथ फोन लाइन में बने हुए हैं। अभय, बीजेपी विधानमंडल दल की आज बैठक होनी है, 7 बजे बताई जा रही है बैठक में क्या कुछ निकल करके सामने आ सकता है? बिल्कुल, बीजेपी विधानमंडल दल की आज बैठक होनी है, क्योंकि कल से उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। ऐसे में आज मुख्यमंत्री आवास पर शाम 7 बजे बैठक यहाँ पर विधायकों की बुलाई गई है। बैठक के लिए पार्टी के सभी विधायकों और सरकार के मंत्रियों को पहले से ही निमंत्रण दिया जा चुका है। शाम 7 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी और इस बैठक में सबसे बड़ी बात है कि सत्र के दौरान किस प्रकार से विपक्ष के तीखे हमलों का जवाब यहाँ पर दिया जा सकता है, बोर्ड मैनेजमेंट किस प्रकार से यहाँ पर रहेगा, उन सब चीजों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। क्योंकि ये कह सकते हैं कि कल से शुरू हो रहे बजट सत्र में पहले ही दिन ही सरकार के द्वारा यहाँ पर बजट पेश किया जाएगा और उस बजट के दौरान विपक्षी जो हमलावर, ये कह सकते हैं विपक्षी विधायकों के जो आक्रामक तेवर होंगे, जो सवाल होंगे, उन सवालों का किस प्रकार से जवाब दिया जा सकता है। सदन के भीतर किस प्रकार से एक बड़ी संख्या में पार्टी के जो विधायक हैं भाजपा के, वो कैसे विपक्ष के हमलों को नाकाम यहाँ पर कर सकते हैं, उन सब चीजों को लेकर मंथन यहाँ पर किया जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी ताकि इस सत्र को सफल तरीके से संचालन हो सके, विपक्ष के हमलों को यहाँ पर नाकाम किया जा सके। और तो यही वो सब चीजें हैं जिन चीजों पर आज रणनीति यहाँ पर होगी। मुख्यमंत्री आवास पर सभी विधायक मंत्री शाम 7 बजे जुटेंगे। मुख्यमंत्री स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज इस बैठक में मौजूद रहेंगे और किस प्रकार से सदन के भीतर कामकाज किया जा सकता है, कैसे सरकार के जो विधेयक होंगे कैसे उन्हें ध्वनिमत से पास कराया जा सकता है, उन सब चीजों को लेकर बातचीत यहाँ पर किया जाएगा, मंथन यहाँ पर होगा। जी बिल्कुल अभय, लेकिन बताया गया कि जिस तरीके से पेश होने वाले बजट को लेकर के आम जनमानस से भी राय ली गई और ऐसे में ये बताया जा रहा है कि बेहद अहम बजट होगा और एक खास तरीके का बजट होगा। क्या कुछ जानकारी दी गई है क्या बजट पेश होने से पहले बीजेपी के किसी नेता की तरफ से कि कैसा बजट होगा? बजट को लेकर के जो आम जनता की राय आई है उसको लेकर के किस तरीके से इस बजट में शामिल किया गया उन रायों को? बिल्कुल, सरकार ने जो कल से शुरू हो रहा है बजट सत्र, इस बजट सत्र में जो सरकार की तरफ से बजट पेश किया जाएगा, उस बजट को सरकार ने विकास और रोजगार का बजट यहाँ पर नाम दिया है। और सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि इस प्रकार से बजट को लेकर खुद वित्त मंत्री या सरकार की तरफ से जो आम जनता से सुझाव यहाँ पर मांगे गए थे, उन सुझावों में जिस प्रकार से युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी निभाई थी और रोजगार की बातें यहाँ पर कही थी, आम जनता ने भी विकास को प्राथमिकता देने के सुझाव सरकार को दिए थे। उसी तरह से कहा जा सकता है कि जो सरकार कल सदन में 63,000 करोड़ का जो बजट पेश यहाँ पर करेगी, उस बजट में सीधे तौर पर विकास की समस्या जुड़ी होंगी, युवाओं के रोजगार से जुड़े होंगे। तो ऐसे में उन सब चीजों को किस प्रकार से मजबूत तरीके से रखा जा सकता है, उन सब चीजों पर बातचीत यहाँ पर होगी। और ये कहा जा सकता है कि सरकार अपने इस मजबूत बजट सत्र में विपक्ष के जो आक्रामक जो रवैये होंगे, यानी जो उनके तीखे सवाल होंगे, उन तीखे सवालों से किस प्रकार से निपट सकते हैं और जवाब कैसे दिए जाए, उन पर पूरी रणनीति बनेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए अभय। और उधर रामपुर के गंज थाना क्षेत्र के बमनपुरी गांव में पैगंबर मोहम्मद और कुरान के बारे में फेसबुक पर विवादित पोस्ट डालकर कमेंट करने को लेकर गांव में झड़प हो गया है। तो वहीं झड़प को देखते हुए पूरे गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों को शांत कराया और पोस्ट करने वाले युवक को हिरासत में ले लिया है। थोड़ा सा शॉर्ट बना लेते हैं।
तो पोस्ट के बाद दो पक्षों में झड़प हुई और झड़प के बाद जब इस बात की जानकारी पुलिस को मिली तो गांव में पहुंची पुलिस युवक को हिरासत में ले लिया है और अब वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस ने ग्रामीणों को शांत कराया है। पैगंबर पर विवादित पोस्ट करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि सोशल मीडिया पर पैगंबर को लेकर के विवादित पोस्ट डाली गई थी और जिसके बाद दो पक्षों में आपस में झड़प हो गई गांव में और उसके बाद युवक को पुलिस की तरफ से हिरासत में लिया गया और अब गांव में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात कर दी गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।